ये आपका मुकाबला माफिया से है, ये चेंज नहीं आने देंगे क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। ये आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, ये आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझ लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजदत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। पाकिस्तान की सियासी तारीख में बुध के रोज़ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जब हुकूमत की जानिब से बुलाया जाने वाला पार्लियामेंट का सेशन, जॉइंट सेशन हुकूमत को मुलतवी करना पड़ गया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इत्तेहादियों ने हुकूमत का कानून साजी के हवाले से साथ देने से इनकार कर दिया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए। बुनियादी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत कुछ कानून साजी करना चाहती थी, लेकिन इत्तेहादियों ने उस कानून साजी के हवाले से वोट देने से इनकार कर दिया। उससे चंद घंटे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने एक ज़ोहराना दिया जिसमें इत्तेहादी भी शामिल थे और इत्तेहादियों की मौजूदगी में उन्होंने ये करार दिया कि इंतखाबी इस्लाहात अगर हो जाती हैं तो ये एक जिहाद होगा जो तमाम पार्लियामेंटेरियन करने जा रहे हैं। लेकिन उसके 2 ही घंटे के बाद हुकूमत को वो इजलास मुलतवी करना पड़ गया, चूँकि काफ लीग और मुस्लिम लीग, काफ लीग और MQM दोनों ने इनकार कर दिया कि वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती बिल को वोट नहीं करेंगे। इस बात को लेकर बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हैं और आज भी बहुत सारी खबरें आती रही हैं कि शायद हुकूमत कमज़ोर हो गई है, हुकूमत के घर जाने के दिन आ गए हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल ने भी ये कह दिया है कि वो हुकूमत के साथ अब मज़ीद ताउन नहीं करेगी। तो इत्तेहादी क्यों सिरकना शुरू हो गए हैं, इस पर बात करेंगे। क्या जो 16 नवंबर को दोबारा मुश्तरका इजलास बुलाने का हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है, अब इजलास बुलाया जा सकेगा? और आज पार्लियामेंट के हवाले से जो डिस्कशन हुई है PTI की कोर कमेटी में, उस पर भी बात करेंगे। और उसमें ये फैसला किया गया है कि इत्तेहादियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इसके अलावा अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान भी राबते हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से काफ लीग को ये कहा गया है कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं। तो फिर उसके बाद अपोजिशन के पास प्लान के, इस पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल साहब से मुलाकात हुई है और ये कहा जा रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी PTM को दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने APS सानिया के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की, इस्तदा की और ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट 20 अक्टूबर के हुक्म पर अमल दरामद करवाना चाहती है तो उसके लिए हुकूमत हर तरह का ताउन करेगी। बुनियादी तौर पर 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सानिया APS के वक्त जो वज़ीर दाखिला थे, आर्मी चीफ थे, DG ISI थे और वज़ीर दिफा थे, कोर कमांडर पेशावर थे, उन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इन तमाम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकेंगे या नहीं, इस पर भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और TTP के साथ मुज़ाकरात करने क्यों अहम है, क्यों हुकूमत या मौजूदा जो सेटअप है वो एक मरतबा फिर सरेंडर करने जा रहा है, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी संगीन और संजीदा सवालात उठाए हैं। आज की नशिस्त में हमारे साथ होंगे जमशेद चीमा साहब, मुआवने खुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म है, कादर मंदोखिल साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अली गौहर बलोच साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जमशेद चीमा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, इत्तेहादी क्यों छोड़ गए हैं, क्यों नहीं आपकी जो कानून साजी है उसमें साथ देने के लिए आमादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें सच्ची बात है, काफ़ी हैरानगी की बात है कि ये जो इलेक्शन है 1970 का पहला इलेक्शन था 1 मैन 1 वोट का। उसके बाद 1977 से लेके आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जिस पे धांधली की नहूसत ना छाई हुई हो। इलेक्शन शुरू होता है और इलेक्शन एंड होता है तो एक पूरे प्रोसेस में एक ही बात होती है कि जीतने वाला भी और हारने वाला भी, सारे कह रहे थे इसमें धांधली हुई है। अब उसमें मौजूदा जो कंडीशन है या मौजूदा जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है इसी को बरकरार रखना है या आप कह लें कि इसमें चेंज करना है आपने। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसमें रिफॉर्म्स लेके आए। आप छोटी छोटी मतलब आप कह लें कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे हैं, बेसिक जो बात है कि आपको
कोई बेसिक लेवल की कोई आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक तब्दीली करनी पड़ेगी इलेक्शन प्रोसेस में, कि जिसमें वो फ्री एंड फेयर हो सके, शफाफ हो सके। और उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो वोट की आइडेंटिफिकेशन है, कि जो बंदा सामने खड़ा है उसका नाम, जिसके हाथ में जो शनाख्ती कार्ड है, जो उसके पास पता है, क्या वो वही बंदा है जो आप कह लें, और उसका वोट एक ही जगह है या एक से ज्यादा जगह पे है, जिस जगह उसका वो रहता है उसी जगह उसका वोट है या कहीं और है। सो मैं समझता हूं कि ये अगर आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो आप वोट की सेंटिटी को आप कह लें कि लागू करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको इंश्योर करना पड़ेगा। सो मैं समझता हूं कि अभी तक हम ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ना अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन जो है जब हुकूमत में थी आखिरी 1.5 साल, तो हमेशा ये कहते रहे कि वोट को इज्जत दो, हालांकि हुकूमत इनकी अपनी थी। तो अपोजिशन पर तो हम चीमा साहब बाद में आएंगे। यहाँ तो इत्तेहादियों ने आपका साथ देने से इनकार कर दिया है, और ये भी कि परवेज खटक साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ब्रीफ किया है कि आपके अपने सेनेटर्स पार्लियामेंटेरियंस ईवीएम के हक में नहीं है। देखिए, मैं पहली बात बात कर रहा हूँ, आप कह लें अपोजिशन जो कभी गवर्नमेंट थी वो भी, और जो भी आप कह लें पुराने सियासतदान हैं, वो रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है, रिफॉर्म्स के प्रोसेस से खौफज़दा हैं और होते हैं। नॉर्मली रिफॉर्म को बेचना, रिफॉर्म्स पे कन्विंस करना लोगों को, वो महकमे में हो, कोई तब्दीली हो, आप कह लें मैं अपना एग्रीकल्चर के हवाले से या फूड डिपार्टमेंट में फूड के हवाले से सूबों में भी रिफॉर्म्स को मैं और क्या नाम है डॉक्टर ईश्वर साहब हम ट्राई कर रहे हैं। ये हमेशा एक खौफज़दा करने वाला प्रोसेस है, ये एक पेनफुल प्रोसेस होता है। सो उसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें वर्कशॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो बात अपोजिशन की है कि जो कस्टोडियन है या जो सुरहेल इस वक्त बने हुए हैं कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो इसमें कोई चीज़, कोई इनिशिएटिव लेके सामने नहीं आए, और इनिशिएटिव हम लेके आए हैं तो उसके रास्ते में रुकावट बने हैं। ये एक बड़ी अजीब बात है, और उसमें मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक है। चले, आपकी बात ऐसे ही मान लेते हैं। चीमा साहब, ये इत्तेहादियों के क्या खदशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, कानून साजी जब भी होती है तो इत्तेहादियों के खदशात या आप कह लें कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हमेशा होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी आप कह लें कि आपका बजट सेशन हो या आपके कोई कानून साजी हो, जब भी आपके पास थिन मेजॉरिटी होगी, ये मेरा ख्याल है, मैं तो शुरू में डिस्टर्ब होता था, लेकिन मेरा ख्याल है अब मैं समझता हूँ कि ये एक रवायत है या एक प्रोसेस है कि जिसमें सियासतदान हमेशा कोई ना कोई चीज़ निगोशिएट कर रहे होते हैं, लिहाजा इसको इसी तरह लेना चाहिए। इसमें ना कोई खबरियत है, ना कोई परेशान होने वाली बात है, ना कोई आगे पीछे। इसमें सिंपल सी बात है कि जब वो मिल लेते हैं, आप कह लें कि डिस्कशन हो जाती है तो कन्विंस हो जाते हैं। जब तक वो नहीं होती उस वक्त तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं। एक लेवल होता है जिसमें आप कह लें कि कुछ डेज होते हैं जिसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त भी हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। फंक्शनल लीग ने तो कह दिया है, MQM और काफ लीग भी अलहदा हो सकते हैं आपसे। नहीं, अगर हो गए तो फिर अगर हमारी अक्सरियत रही तो हम क्यों हुकूमत करेंगे? अगर हमारी अक्सरियत नहीं होगी तो हम क्यों हुकूमत करेंगे? हमारे पास देखें जवाब क्या है हुकूमत करने का, कि हमने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, हमारी सबसे ज्यादा सीटें हैं, और इत्तेहादियों को मिला के हमारी अक्सरियत है। अगर अक्सरियत नहीं होगी तो फिर उसमें ऐसी कौन सी बात है कि हम कोई ना, ये हमारे मतलब आप कह रहे ना हमने कोई मुल्क फतह किया है, ना हमने खरीदा है, जिस तरह मरियम बीबी कहती हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं। हम तो कहते हैं कि बेसिकली वोट की ताकत से हम है ना, तो वोट अगर हमारा जो है वो आप कह रहे 375 वोटों में से हम अक्सरियत नहीं है, तो फिर हम क्यों क्या चमटे रहे? तो आप कह रहे हैं कि काफ लीग और MQM अगर आपको छोड़ जाती है तो आप इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, या आप हुकूमत से विड्रॉ हो जाएंगे और अपोजिशन को कहेंगे कि आप हुकूमत बना लें? मेरा नहीं ख्याल को छोड़ेंगे, ये एक रूटीन का प्रोसेस है। इसमें कोई खबरियत नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, हमेशा ही होती है। मैं देख रहा हूँ लगातार हर जब भी कानून साजी होती है, ये बजट होता ही होता है, ये रूटीन का प्रोसेस है, और फिर मान जाते हैं। उसी तरह की बात है, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अली गौहर बलोच साहब, जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जो नून लीग की जानिब से और जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसकी जानिब से इत्तेहादियों को कहा जा रहा है कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मिर्ज़ा साहब, गुजारिश ये है कि मैं चीमा साहब की बात सुन रहा था, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब है कि हम जिनको डिस्कस कर सकते हैं। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि इलेक्शन करवाना जो है वो हुकूमत का काम नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी अपनी राय को, हर चीज को, कानून को बिल्डोज करके पूरे मुल्क के ऊपर
मुसल्लत करना जो है वो मुनासिब नहीं। कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जहां पर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ और अपोजिशन के साथ जो है वो मुशावरत करे, और मुशावरत के बाद कुछ इश्यूज के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय पैदा करना ज़रूरी होता है। आपको पता है कि 2017 में रिफॉर्म्स हुई थी, वो इत्तफाक राय के साथ पैदा हुई थी। अब कोई इनके पास कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं है, इनके पास एक ईवीएम मशीन है जिसमें चूंकि इनकी हुकूमत की कारकर्दगी जो है ये 3 सालों में एक्सपोज हो चुके हैं। हुकूमत को इन्होंने महंगाई और गुर्बत के मतलब है कि कुएं के अंदर धकेल दिया है। तो उसके बाद अब सूरत ये है कि एक ईवीएम के ऊपर इनकी सारी मतलब है कि वो उम्मीदें हैं कि शायद हम इसमें कामयाब हो जाएं, और कल को इसके जरिए धांधली, जिस तरह से कि हमने आरटीएस सिस्टम के जरिए धांधली की थी, कल को इस ईवीएम मशीन के जरिए धांधली करके हम कामयाब हो जाएं। जाहिर है। लेकिन बिलोच साहब, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात सिर्फ ये ईवीएम के थ्रू ही हो सकते हैं, तो आपको क्यों धांधली का मंसूबा नजर आता है? ये देखिए, लास्ट टाइम भी ये आरटीएस सिस्टम के जरिए इन्होंने धांधली की थी और उसके जरिए कामयाब हुए थे। इमरान खान साहब ठीक कहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि उनकी जिंदगी में जो हुकूमत बनी है वो धांधली के जरिए बनी है। आइंदा भी अगर उन्होंने कामयाब होना है तो धांधली के जरिए होना है। चले, हमारी बात तो छोड़ें। देखिए, आपने काफ लीग को हुकूमत से अलहदा होने की दरखास्त की है? देखिए, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है काफ लीग के वफ्द से, उन्होंने कोई दरखास्त की है कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाए? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि काफ लीग के साथ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कोई नहीं हुई, लेकिन ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे के साथ राब्ते में रहती हैं। ठीक है, चाहे हुकूमत की हो चाहे ऑपोजिशन की हो, ये एक नेचुरल, ये एक सियासत है, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा मिर्जा साहब, गुजारिश ये है कि ये अपने इत्तेहादियों को भी हुकूमत इस बात पर कायल करने में अभी तक नाकाम है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी शदीद तफादात हैं। और फिर आपने देखे कि जो इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया है, जो इन्होंने नैब के कवानीन वो उसमें आ जाते हैं, दोबारा आते हैं। कादर मंदोक खैल साहब, एक तो चीमा साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादी हमें छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, और अगर ऐसा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है? पहली बात तो ये है कि अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून के जावेद साहब ने और मेरे बिल की सूरत में जो जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से हमने तो असम्बली के फ्लोर पे इनको शिकस्त दे दी है, तो पूरा पाकिस्तान दे दी। और फिर नेक्स्ट डे जब शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी, फिर अगले दिन बिलावल साहब ने जो दावत दी थी, उसमें हमारा मुतहद होने का फायदा ये हुआ कि अगले दिन जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इजलास बुलाया इत्तेहादियों का, उसमें खुल्लम खुल्ला इत्तेहादियों ने बगावत कर दिए, इत्तेहादियों ने अदम एतमाद का इजहार किए, इत्तेहादियों ने ये कहा कि ये ईवीएम सिस्टम हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जिसको आरटीएस कहता है वो पूरे पाकिस्तान देख चुका है। और स्पेशली एमक्यूएम को, जिनको पता है कि कराची को वोट को किस तरह पीटीआई के पल्ले में डाल दिया 2018 के इलेक्शन में, वो दुनिया ने देख लिया। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम एतमाद में नहीं लिया गया। तो इससे फिर 11 तारीख को जॉइंट सेशन को जो है ना मुअख्खर करना पड़ा, तो ये तो पसपाई शिकस्त आपको नजर आ गई है। यानी अभी हमने स्टेप एक आध उठाया तो हुकूमत के सफों में दरारें पड़ गई जो आपके सामने है। और खुद चीमा साहब इसकी तस्दीक भी कराए कि ये हमेशा ऐसे करते रहते हैं, बार्गेनिंग के लिए। तो अब अगर इस मरतबा आपने बार्गेनिंग जरा अच्छी ऑफर नहीं दी है तो वो तो आपसे अलग हो जाएंगे। जब आपसे अलग हो जाएंगे फिर क्या रह जाएगा आपके सामने? सवाल ये है, चीमा साहब ने बड़ी लंबी तारीख आपके सामने दोहरा दी है, तो उसमें 2018 का इलेक्शन भी आ रहा है। जो चीमा साहब ने कहा कि धांधली हुई है, यकीनन ये मान गए इस बात को। अब सवाल ये है कि आपने ये जो जादू का डब्बा मशीन लिया है और जिस अदारे के जरिए आप कराना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन, उसने खुद ही उसको मुस्तरद कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि ये सारा जो इलेक्शन है आप क्या शौकत खानिम के जरिए कराना चाहेंगे
इसी अदारे के जरिए करना है जिसने इसके ऊपर 37 एतराजात लगाए। अब आपके वजीरों ने इनको धमकी दिए, आग लगा दो वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक और है, अभी ठीक परसों है। की इलेक्शन वो आप कमीशन में ठीक कह रहे हैं कि मौजूद इलेक्शन तो ईसीपी ने ही कंडक्ट करवाने हैं, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दावा कर रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसमें क्या किस किस्म की सदाकत है? था। मैंने इतनी लंबी आपके सामने तकरीर कर दी है, फिर भी आप नहीं समझे। अभी 2 दिन पहले जो हमारे 2 बिल पास नहीं, हो गए, इत्तेहादी तो नहीं और छोड़ के जा रहे हैं हुकूमत- उनको। कादिर मंदोखेल साहब, इत्तेहादी तो छोड़ के नहीं जा रहे। वो मेरे भाई अभी 8 बजे की दूसरी चैनल में वसीम अख्तर साहब थे, उन्होंने कहा हम इसके साथ नहीं देंगे और हम अगले हफ्ते को हमारे एमएनए इस्लामाबाद से आएंगे, हम मुशावरत करेंगे। बिल्कुल तो ठीक। इससे ज्यादा खुली बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक। इत्यादि इनके साथ नहीं ठीक। है, उनको छोड़ जाएंगे। इत्यादि तो छोड़िए, इनकी अपने एमएनए नूर आलम खान साहब, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आमिर लियाकत इस्तीफा दे चुका है। कराची के इनके 13 एमएनए में आमिर असद उमर लियाकत को साहब अली से- कोई 150 दफा इस्तीफा दे चुके हैं मंदोखेल साहब। तो एक मरतबा और दे देंगे इनको झटका देने के लिए, ये भी चले, निकले। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। उसामा कादरी साहब एमक्यूएम के एमएनए हैं। उसामा कादरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपके ईवीएम के हवाले से किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ईवीएम के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने हुकूमती जमात के सामने, पीटीआई के सामने, वज़ीर आज़म के सामने और रख दिए और उनसे यही कहा कि ये इतनी इमरजेंसी के अंदर ईवीएम के ऊपर जो आज एकदम जो है उसको अप्रूव कराने के लिए जो बात हो रही है उस सिलसिले में जो है आप पहले जो इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे हैं उनको आप एतमाद दे रहे हैं, तो उस सिलसिले में जो है हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब देखिए इसमें कि आज तक जो 1970 के बाद से जो भी इलेक्शन हुए उसके बाद जो है हर हारने वाली जमात ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैं कहता हूँ ईवीएम मशीन अगर इतनी ही कारआमद है और इतनी ही अच्छी है तो उसके लिए पाकिस्तान के अवाम को जो है उससे आगाही देनी चाहिए, सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन की हो या हुकूमती जमात से उनका ताल्लुक। तो आप इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे? आप समझते हैं कि ईवीएम दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है? देखिए बात सुनिए, हुकूमत का हम जो है साथ दे रहे हैं, देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। इस वक्त ये मुझे बताइए, अगर आप एमक्यूएम से ये सवाल करते हैं तो हम अपने अगर किसी भी मामले पर हम अगर उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो हम उनसे ये कहेंगे कि हमें कन्विंस कीजिए, हमें बताइए कि अगर ये चीज़ आ रही है, क्योंकि हम गुज़िश्ता जो जमातें हैं, अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें जिनको हमने जो है 3 मरतबा सपोर्ट किया और उन्हें मसनद इक़्तिदार पर बिठाया, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने जो है कराची शहर के साथ और अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के साथ क्या सुलूक बिल्कुल किया। सही है, बिल्कुल तो सही है। तो इसी सिलसिले में अपोजिशन ने भी आपसे कांटेक्ट किया है? जी, अपोजिशन से जिस तरह हुकूमती जमात से हमारे राब्ते रहते हैं, अपोजिशन की जमातों से भी हमारे राब्ते आपको हैं। दरख्वास्त भी की गई है कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं? नहीं जी, ना हमारा हुकूमत से अलहदा होना है, ना हमने जमहूरियत को डिरेल करना है और न ही हमने किसी एक ऐसे नुक्ते के ऊपर कि इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हमने कोई कदम ऐसा नहीं उठाना। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन अगर पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है तो उसके ऊपर होना चाहिए, उसके लिए हुकूमत को हमने राय दी है। वजीर आईटी तो आप ही की पार्टी से है ना, सैयद अमीनुल हक साहब वजीर हैं आईटी के, तो वो ईवीएम को बेहतर समझते हैं। उन्होंने आपको भी ब्रीफ किया होगा, पार्टी को ब्रीफ किया होगा, उनके ख्याल में ये काबिल कबूल है, काबिल अमल है? जी देखिए बात सुनिए, असल में ये आईटी से रिलेटेड तो है ज़रूर, लेकिन हमने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि अगर ईवीएम मशीन जो है अगर किसी एक पोलिंग स्टेशन पर लगी हुई है और अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसका अल्टरनेट क्या है, क्या उसका सॉफ्टवेयर जो है वो एक मशीन में अपनी जगह जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और उस पर वर्किंग कर रहा है, तो क्या वही सॉफ्टवेयर जो है
वो कहीं और बैठकर कहीं और से ऑपरेट तो नहीं हो सकता। तो आपके ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अगर हुकूमत एड्रेस कर देती है फिर आप हुकूमत का साथ देंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हम हुकूमत का साथ देंगे। उसामा कादरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी नोट पे छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जमशेद चीमा साहब, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इतने लाइल्म थे, उनको ब्रीफ भी नहीं किया गया कि इत्तेहादियों के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये क्या मामला था कि वज़ीर-ए-आज़म को अपडेट भी नहीं किया गया कि ना सिर्फ पीटीआई के अरकान बल्कि इत्तेहादी भी इस बात पर अग्री नहीं करते हैं कि ईवीएम के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट हों? मैं समझता हूँ कि यू कैन से पार्शली ये बात ठीक हो सकती है कि आप कह लें कि कोई इतनी ज़्यादा ग्रेविटी जो आप कह लें या कंसर्न जो थे, नॉर्मली तो होता है कि कंसर्न होते हुए भी वोट हो जाता है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि नहीं होता तो आप कन्विंस कर लेते हैं। तो मैं समझता इस मामले में कन्विंस हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को तो इल्म होना चाहिए था ना। 2 घंटे बाद इजलास जो आप मुलतवी किया है वो वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में होता तो वो दोहराने में ये बात कर देते कि जी नेक्स्ट वीक सेशन होगा उसमें वोट देने चाहिए, लेकिन उनको पता भी नहीं था। मैं समझता हूँ जो पार्लिमानी अफेयर के लोग हैं उनको ये बात ठीक है आपकी कि उनको यू कैन से ज्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड होना चाहिए था, बेटर अंदाज में उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए था। लेकिन बात को तो ऐसा हो जाती है, गलती हो जाती है। लेकिन उसमें चाय की प्याली में तूफान लाने वाली बात नहीं। अभी देखें ना, हमारे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं या नून लीग के दोस्त, वो बात किस तरह कर रहे थे। तो बात अब आपने एमकेएम से बात की है तो बात डिफरेंट है। सो जो बात जिस अंदाज में मैं कर रहा था कि ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कन्विंस भी हो जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी हो जाते हैं। ये पॉलिटिक्स में आप पहले कम्युनिकेशन का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। और पॉलिटिक्स में आपके इत्तेहादी कभी नहीं चाहते कि कोई बात भी उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर या ना सिर्फ कॉन्फिडेंस में लेना, कन्विंस किए बगैर, उनकी कंसेंट लिए बगैर की जाए। लिहाजा वो बात इतनी ही है, इससे ज्यादा बात नहीं है। लेकिन इससे पहले जमशेद चीमा साहब, हमने देखा है कि अपोजिशन की जानिब से कभी भी इत्तेहादियों को ये नहीं कहा गया कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं। ये फर्स्ट टाइम होगा 3.5 साल में जब अपोजिशन ने अप्रोच इस तरह से किया है और इस तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अलहदा हो जाएं हुकूमत से। नहीं, अपोजिशन की तरफ से तो इससे बड़ी बड़ी बेवकूफियां हुई हैं। अपोजिशन में तो देखें ना, अपोजिशन में क्या किया कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है सिंध में, वो अपोजिशन है ही नहीं। अब गवर्नमेंट को कहा जाए, और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल ये है कि अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, आइडियली परफॉर्म कर जाए, तो जितनी सीटें इस वक्त उनकी सिंध में हैं वो इतनी ले जाएं, या मरकज में वो ऐसे थोड़ी कम सीटें ले जाएं, वो 10-15-20%, अगर 20% कम सीटें ले जाए तो ये आइडियल होगी उनके लिए सिचुएशन। जो इस वक्त उन्हें मिला हुआ है ये दोबारा मिलने का इम्कान नहीं है, जितनी बुरी गवर्नेंस है। अब इसके बावजूद उन्हें कहा जाए कि आप रिजाइन कर दो, फिर रिजाइन करके उनको क्या फायदा, वो हुकूमत है, वो अपोजिशन है ही नहीं। तो जो लोग इस वक्त, लेकिन अब ये बात हो रही है कि इन हाउस तब्दीली आएगी या फिर चेयरमैन सेनेट से उस इन हाउस तब्दीली का आगाज होगा या मामला नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, ये बात तो 2-2 महीने के आप कह रहे टाइम से दे रही है। इस बार टाइम नहीं, लिमिट नहीं दे रहे। अभी मेरे बड़ी मेहरबानी है बलोच साहब की, वो टाइम नहीं बता रहे, और ये मंदो हेल साहब की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा एहसान कर रहे हैं, वो पूछ लेते टाइम नहीं दे रहे। वरना पहले तो 15-15, 20 दिन का महीने का, जनवरी के 30 तारीख, 31 दिसंबर और फलां डेट और 15 मार्च और ये वो वगैरह हर बार टाइम दिया है। और टाइम भी सिर्फ ये नहीं दिया कि मंदो हेल साहब ने दिया या बलोच साहब ने दिया, टाइम भी मरियम बीबी देती रही है, फजल रहमान साहब देते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब देते रहे हैं, जो पार्टी के मतलब आप पहले हाईएस्ट रैंक्स हैं या जो आप पहले जिम्मेदारान हैं, वो टाइम देते रहे। लिहाजा मैं समझता हूँ इस बार तो ये जो आप जिस खबर की बात हो रही है ये बड़ी छोटी खबर है एज कम्पेयर टू 10 बार जो पिछली बार थे। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा ये चाय की प्याली में तूफान से ज्यादा, चाय की प्याली में तूफान है। अली गौहर बलोच साहब, ये कब आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, कब इमरान खान साहब को घर भेजेंगे? देखें, गुजारिश ये है कि चीमा साहब अभी फरमा रहे थे, मतलब है कि इनको इतनी जल्दी क्या है। अगर टाइम हम नहीं दे रहे, टाइम के मामले में हमारी मुशावरत चल रही है, और आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी कोऑर्डिनेशन जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है। और चीमा साहब की खिदमत में मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये फरमा रहे थे कि ये हमारे इत्तेहादियों के साथ होते रहते, लेकिन जब आपने ज्वाइंट सेशन बुला लिया तो उससे पहले कि आपकी इतनी बड़ी, मतलब आपसे मुराद जो भी आपकी पार्टी के सरकर्दा लोग हैं,
उनकी इतनी बड़ी नालायकी है कि उनको ये पता ही नहीं कि हमारे साथ दादी है ही नहीं इन इश्यूज के ऊपर। जो वो एनआरओ वाला बिल है, जो वो मतलब है कि दूसरा आपने ये जो रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर वो ईवीएम मशीन लाना चाहते हैं। आपके वज़रा ने तो चीमा साहब इलेक्शन कमीशन को गालियां दी हैं, खड़े होकर लाइन में धमकियां दी हैं। आप तो इतने वो मतलब है जज्बाती हुए हैं इस मामले में, ऐसे लगता है कि जो आपकी बात नहीं मानेगा आप उसको मतलब है कि कवानीन को नहीं। आप तो वो कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। असद कैसर साहब ने कांटेक्ट भी किया है, उन्होंने खत भी लिखा है। तो असद कैसर साहब ने जो खत लिखा है उससे आप मुतमईन नहीं है? उस खत का एहतराम करते हुए आप हुकूमत के साथ इस इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कानून साजी पर बैठने जा रहे हैं या नहीं? देखिए मेतला साहब, जो खत उन्होंने लिखा है ना, वो मतलब दायरे पार्लियामेंटी रवायात है। उन्होंने खत लिखा है, हमारी लीडरशिप जो है, पीडीएम की लीडरशिप जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, असेंबली के फ्लोर पे तो हम सारे इकट्ठे हैं, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, तमाम आपने देखा कि जो हमारा उस दिन एक दिन बिलावल साहब ने डिनर दिया, फिर एक दिन शहबाज शरीफ साहब ने दिया, जिस तरह मंदोखेल साहब बता रहे थे कि लेकिन वो कहीं ट्रांसलेट होता नजर नहीं आ रहा। चेयरमैन सेनेट घर जाते नजर नहीं आ रहे। सेनेट में आपकी अक्सरियत है लेकिन चेयरमैन सेनेट पीटीआई का है। इसी तरह से मामला नेशनल असेंबली में भी गड़बड़ है, लेकिन इमरान खान साहब वजीर आजम है। आपकी ट्रांसलेशन कहीं नजर नहीं आ रही। ये मामलात, अब मेतला साहब, तमाम मामलात जो हैं जिनकी डेट्स के बारे में जमशेद चीमा साहब और आप पूछ रहे हैं, आपको ये मंतकी अंजाम की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। 3 साल में इनकी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो भी इनसे खफा हैं, वो भी बिल्कुल खफा है। लेकिन ये दावे हैं क्योंकि अभी तक हमने कुछ प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं। बलोच साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। कादर मंदोखेल साहब, ये अली कौहर बलोच साहब की बात को सेकंड करते हैं कि अब हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया है और आप इन तमाम चीजों के हवाले से वक्त का तयन करने जा रहे हैं। देखिए, वो मुजरिम जो है ना, जब उसको पता होता है कि अपील की चांस खत्म हो चुका है, अब मुझे फांसी चढ़ना ही चढ़े, सियासी फांसी की बात कर रहा हूं, तो वो फिर कोशिश करे कि जल्दी काट पोटली में ले जाओ और मुझे लटका दो, और क्योंकि मेरी जिंदगी सिसक सिसक के मरने से तो बेहतर है कि मैं जल्दी मर जाऊं। यही हाल चीमा साहब उनकी पार्टी का है। अभी 2 दिन पहले जब कौमी असम्बली के फोरम पे हमने अक्सरियत साबित कर दी है, इनकी पसपाई नंबर 1। दूसरा, जो इमरान नियाजी साहब ने इजलास बुलाया, वह एमक्यूएम और काफ लीग खड़े हो गए, वो पसपाई और वो इजलास मुलतवी कर, ये दूसरा। तो हम तो थोड़ा सा दौड़ा के मारेंगे इसको, इतनी आसानी से इनको शहीद नहीं होने देंगे। इनकी सारी नालायकियां, कोताहियां, महंगाइयां, गफलत, एपीएस के कातलों के साथ मुज़ाकरात, टीएलपी के सामने घुटने टेकना, ये सारी चीजें अवाम के सामने लाके उसके बाद करेंगे। सियासी शहीद साहब कह रहे हैं कि कब लाएंगे ये सामने, कब लाएं? वो तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि लाएं, करें, कुछ करके दिखाएं। देखिए, मैं कहता हूं कि चीमा साहब के साथ आपको भी जल्दी है डेट की। मैंने आपको जो इनके फसपाई आपको गिना रहा हूं, तो इनको तो यही नजर आ रही है अपनी सियासी मौत कि अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। महंगाई का जो ये बातें करते थे, दुनिया में महंगाई, अब देखे हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया से जो है ना वो कंपेयर कर ले, जिसकी पेट्रोल जो ये इमरान नियाजी साहब बताते थे 250, वहां तो 105 रुपए, दिवाली में उसने 5 रुपए कम कर दिए, 110 रुपए। आलमी दुनिया की बात कर रहे हैं, आलमी मंडी में पेट्रोल $2 कम हो गए। सवाल ये कि ये सारी झूठ और फरेब इनका आवाम के सामने आ चुका है। इंशाल्लाह हम ऐसी जर मारेंगे सियासी कि इनको चुपने के और इनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। पीडीएम में वापस जा रहे हैं आप? देखिए, पीडीएम में हम वापस जाए या नहीं जाए, इमरान नियाजी साहब के खिलाफ, इनकी नालायकियों के खिलाफ हम असेंबली के फोरम पे एक है, अली गौर साहब ने भी तस्दीक की है, ठीक है, और हमें स्टेशन न छोड़ने का शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का हुक्म है कि हम स्टेशन नहीं छोड़े। और हमें ये भी आपकी इतला भी सही है कि शायद 16 तारीख को एक तरफ वो स्पीकर को अपने काम पे लगा लिए, अपोजिशन को दावत दे रहे, दूसरी तरफ वो शायद 16 तारीख को ज्वाइंट सेशन बुलाने के वापस रात की 12 बजे नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। मैं और अली गौर
आप समेत हम सब इंशाल्लाह आप मंडे की नजर सुबह रखे हुए हैं, हम बिल्कुल ठीक है। इसी नोट पे छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद टीटीपी के साथ जो पाकिस्तानी रियासत के मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जमशेद चीमा साहब, पीर को वो जो पार्लिमानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी है उसका इजलास होता है और अस्करी क़यादत की जानिब से ब्रीफ किया जाता है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, तो पार्लिमान को चाहिए कि उसको अप्रूव करे। तो मुझे ये बताइए कि पार्लिमान को रबर स्टैम्प के तौर पर यूज किया जा रहा है, बिकॉज ये तो मुज़ाकराती अमल तो काफी अरसे से चल रहा है, बल्कि सीज फायर का भी ऐलान हो गया है। देखिए, इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी शोबे के, मेन लीड उन्होंने करना होता है। बाकी जो आपका उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है या पॉलिटिकल उसकी हैंडलिंग है या पब्लिक कम्युनिकेशन है या उसका आप कह लें कि जो सोशल एस्पेक्ट है वो सियासतदानों ने देखना है। सो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आप कह लें कि वो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, वो एक्सपर्ट हैं। उन्हें इसकी ग्रेविटी का, इसकी डेप्थ का, इस इश्यू का, इसकी हिस्ट्री का, उन लोगों की ताकत का, उन लोगों की कमजोरी का, फिर उनके कितनी जल्दी वो राम हो जाएंगे, कितनी जल्दी वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, आप कह लें मेन स्ट्रीम में आने का फायदा क्या है। और इसके नहीं, फिर तो पार्लियामेंट से अप्रूव करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है चीमा साहब, जो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं। नहीं, देखें फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट वाले ना जाके बिजली बनाते हैं, ना पार्लियामेंट वाले जाके आप कह लें केमिकल प्लांट लगाते हैं, ना इंडस्ट्री लगाते हैं। पार्लियामेंट वालों ने पॉलिसी अप्रूव करनी होती है। ये पॉलिसी अप्रूव पार्लियामेंट नहीं करनी है। तो पॉलिसी साज इदारा तो पार्लियामेंट है। नहीं, उसको किसी ने फीडबैक देना ना। मैं फूड एक्सपर्ट हूं तो मैंने वो मुज़ाकराती अमल तो जारी है, सीज फायर भी हो गया हुआ है, 1 महीने के लिए सीज फायर हुआ है। मैं कह रहा हूं कि उसकी भी अप्रूवल तो होगी ना। ये तो नहीं है कि अप्रूवल नहीं है, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अप्रूवल होगी उसकी। ये तो नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर है या उनकी इन्फॉर्मेशन के बगैर है। इस बात को इस तरह ना लें। मैं कहता हूं कि हर काम को एक्सपर्ट ने करना है और पार्लियामेंट ने उसका जो सोशल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो आप पहले रियासत के करने वाला काम है, जो पॉलिसी है, जो आप पहले कि रियासत की एक सिमत है, स्ट्रेटेजिक उसका डायरेक्शन है, उसके मुताबिक चलना है। फिर उसने जो आप कह लें मुहज़्ज़ब दुनिया में रहना है, तो वहां पे आप कह लें कि उसकी कम्युनिकेशन यू कैन से उसके जवाब क्या है और उसमें कोई आइसोलेशन में नहीं जाना हमने। लिहाजा वहां पे हमने किसको हैंडल करना है, ये पार्लियामेंट के सारे काम है। इसका मेन 90% 80% देखें तो पार्लियामेंट है। लेकिन वहां पे जो लोग इस वक्त गन उठाए हुए हैं या अमनो अमान के लिए खतरा है, या जिन लोगों ने बाजी में किस तरह के काम किए हैं, उनका नंबर क्या है किस तरह, उनके स्प्रिंटर ग्रुप कौन से हैं, किसके साथ कम्युनिकेशन करना है, लोकेट करना, उनके साथ उनको एंगेज करना, ये उन्हीं लोगों का काम है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। लिहाजा मैं समझता हूं इसमें जो है ना, इसको आप कह लें कि रबर स्टैंप वाली बात, ये थोड़ी सी ज्यादती वाली बात हो जाती है। थ्रू एक्सपर्ट ही काम होता है। दूसरी बात, मंदो हेल साहब एक बात कर रहे थे। एक मिनट, अच्छा, मंदो हेल साहब एक बात कर रहे थे। मंदो हेल साहब देखें, ये जो आप कह लें नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये हम तो आप कह लें कि हमारे स्टेक होल्डर जब बने हम सिस्टम में, हम 2013 के बाद बने सिस्टम में स्टेक होल्डर। उससे पहले जितनी भी हिस्ट्री है 1970 से लेके तो 2013 तक, ये आप कह लें 43 ईयर की हिस्ट्री है। 43 ईयर की जो राइवलरी है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने अपने आपस में एक दूसरे के साथ वो कुछ किया है जो बंदे के कान लाल हो जाते हैं, सुन के हैरान हो जाता है। ये जो कुछ किया है, ये आज भी पीपल्स पार्टी जो है, जहां कहीं हमें वोट की जरूरत पड़ेगी ये हमें वोट देगी। ये मुस्लिम लीग नून को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी जबरदस्त मुनाफत कर रहे हैं, बाहर सामने बैठ के तारीफ करते हैं, पीछे बैठ के एक दूसरे को जहां हमें जरूरत पड़ेगी ये वोट हमें देंगे। मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी वालों को जहां वोट की, और नून लीग के बारे में कहूंगा, जहां कहीं वोट की जरूरत पड़ी है इन्होंने हमें दिया है। ये जो बात, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें कर रहे हैं, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, बड़के झटके लगा लो भाई। मरियम बीबी लगाती है, शहबाज शरीफ साहब ठंडा कर देते हैं। ये चीमा साहब बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। और दूसरी तरफ देखें तो बिलावल साहब बड़क मारते हैं, जरदारी साहब पीछे से वो लगाम के अपना क्या नाम है डोरी खींच लेते हैं। ये इस सिस्टम में इसी तरह चलना है। ये पब्लिक कंजप्शन के लिए कर रहे हैं। बाकी ना ये इकट्ठे हैं ना इकट्ठे हो सकते हैं। इनकी दुश्मनी की जड़ें बड़ी गहरी हैं। एक दूसरे के साथ इनका एक खास फील्ड में मुकाबला है, करप्शन में इनका मुकाबला है। इनको बिल्कुल नहीं बारा खाता कि उसके घर पैसे ज्यादा चले गए, मेरे घर कम आ गए। मुकाबला चल रहा है दो खानदानों का, उसमें एक दौड़ है। उस दौड़ में रियली
बड़ा सीवियर कंपटीशन है। वो आज भी मुस्लिम लीग नून बड़ी दुखी है कि पीपल्स पार्टी आज भी मौज में है, हम फारग बैठे हैं। हमारी आजकल बेरोजगारी है, बेरोजगारी से भर लिए तंग लोग हैं। सो मैं नहीं समझता कि ये कभी इकट्ठे होंगे। पीडीएम में जाए या ना जाए, हम भाई भाई होंगे, कोई भाईचाई नहीं है। ये भाई अपने अपने मुफाद के हैं। अली गौर बलोच साहब, जमशेद चीमा साहब ने तो बड़ी सख्त बातें कर दी हैं और चैलेंज भी कर दिया है कि जहां भी पीटीआई को जरूरत होगी आप भी और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत को ही वोट देगी। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। बात ये है कि बातें करने में क्या हर्ज है। चीमा साहब इधर टॉक शो में बैठ के बढ़के लगाते रहे, जितनी मर्जी बढ़ के लगाते रहे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप देखें कि कितने कमाल तरीके के साथ मेरे भाई ने अपने तजवीज़ कुनंदा ही उस हल्के से नहीं दिए। हालांकि ये पढ़े लिखे बंदे हैं, इनको पता है। हाँ, कानूनी तौर पर ना भी होता तो अखलाकी तौर पर तो उधर से तजवीज़ कुनंदा देने चाहिए था ना। अगर मेरे भाई के पास 2 बंदे भी नहीं थे जो इनको तजवीज़ कर सके, मुझे हुक्म करते, ये तो मेरा फर्ज भी बनता है, मैं भी दे देता है अखलाकी तौर पर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए। अब कितनी दानिश, मेरा ख्याल है वो चीमा साहब के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हुई है, वरना ये मजबूत उम्मीदवार थे। बलोच साहब, कितनी दानिशमंदी के साथ यकीन करें ये इलेक्शन से भागे। मैं इनको सल्यूट करता हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि आप उसी दानिशमंदी के साथ मुझे वापस ले आए। आप उसी दानिशमंदी के साथ मुझे वापस ले आए। आपके हाथ में ना, आपके हाथ में मुझे वापस आना। ले आए, सुन लेना, आप दरमियान में बोलने नहीं ना। मैं कह रहा हूँ आपके हाथ में मुझे वापस ले आए। ले आए मुझे जरा कि आपने करप्शन आपकी पार्टी ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी करप्शन नहीं हुई जितनी इमरान खान ने अपने हवारियों के साथ बैठ के की है। अरबों रुपए की चीनी अवाम की आपने चोरी की, अरबों रुपए का आटा आपने चोरी किया, अरबों रुपए का कोरोना का जो खैरात। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, चले सही है, आगे बढ़ने दे। बलोच साहब, मेरा टाइम खत्म हो रहा है माजरत के साथ, आगे बढ़ने दें। कादिर मंदोखेल साहब, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने क्यों जरूरी हैं, जबकि 7-8 दफा हमने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए हैं और हर बार वो ज्यादा शिद्दत से वापस आए हैं, हर बार मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, तो अब क्यों दोबारा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? देखिए, चीमा साहब ने बड़े तफसील से बता दिए कि जो एक्सपर्ट है वही करेंगे। जो टीएलपी के साथ अप्रैल में मुआहदा हुआ, फैसल वाडा साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को नहीं पता था, और अभी पिछले 10 दिन पहले जो मुआहदा हुआ है टीएलपी के साथ, तो वजीर दाखिला शेख रशीद ने बोला कि मैं अल्फिया के तो मुझे नहीं पता, और उसको खुफिया रखा गया। कौन किसने कराया ये तो पता है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ जो आपने टीटीपी की बात की है, क्या 147 लोगों समेत यानी 134 बच्चों का जो जिस बेदर्दी से इनको कत्ल हुआ, क्या वो हम भूल गए? क्या 80,000 अफवाज पाकिस्तान पुलिस और सिविलियन का कत्लेआम हुआ, क्या हम वो भूल गए? देखिए, पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौर में मुज़ाकरात किए, मगर उन्होंने पार्लियामान को, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया है, उनको एतमाद में लिया है। ये इनको बेचारों को तो खुद पता नहीं है कि ये कौन मुज़ाकरात कर रहा है, कौन बात कर रही है, तो चीमा साहब ने तस्लीम किया। दूसरी बात, चीमा साहब ये फरमा रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हमारी हिमायत करेंगे। अरे चीमा साहब, आपके कागज भी तो नून लीग ने रिजेक्ट करा है, वो कौन थे तो आप मानते थे, तो आपके कागज रिजेक्ट हो गए। और फिर ये कितनी सियासी शऊर है इनमें कि एक कैंडिडेट के पास 4 फॉर्म दाखिल करने का ऑप्शन होता है। इन्होंने 4 फॉर्म के बजाय 1 फॉर्म भरा है और दोनों कैंडिडेट के एक ही कवरे वो जो टाइप कुंडा है वो रखा, और वो भी हल्के से बाहर। चलो मैं भी आपको ऑफर कर लेता, आप मुझसे 2-4 मांग देते, मैं फीस नहीं लेता, वकील हूं, आपको फ्री में वो 4 फॉर्म सिखा देता। इनके पास न सियासी शऊर, ना उनके पास माशी शऊर, ना उसके पास ये फूड के एडवाइजर रहे, फूड का हाल आपके सामने, महंगाई आपके सामने, और अभी ये चल पड़े इलेक्शन का 133 का लड़ने का। मैं तो कहता हूं इनको फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते तो अच्छा था, लेकिन ये खुद ये जो अली गौर साहब बता रहे हैं, इन्होंने खुद ये जानबूझ के ऐसा काम किए ताकि उनको राय फरार का इख्तियार बिल्कुल ठीक हो गया। कादिर मंदोखेल साहब, अली गौर बलोच साहब, जमशेद चीमा साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।